अच्छा, आपसे गुफ्तगू के दौरान मुझे वो एक फैक्ट पता चला जो कि मेरे लिए भी बड़ा कहते हैं ना आई ओपनिंग था, क्योंकि इतनी ई कॉमर्स की बात होती है, इतनी होती है, तो आपने कहा भाई इसका शेयर तो 5 से 7% ही है। बाकी तो असल तो सीक्रेट मनी है, वो तो रिटेल में। मगर मसला ये है कि वो हमें लगा दिया गया है ट्रक की बत्ती के पीछे। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, ई कॉमर्स में कस्टमर रिटेंशन इज सो डिफिकल्ट। अच्छा, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में चूँकि आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, बताइएगा कि रिटेल लोकेशन मैटर्स या अगेन एक्सपीरियंस। और हमारी पहली फ्रेंचाइज मैं बताता हूँ कि वो वहाँ से जर्नी शुरू हुई, और वो हमने पहली फ्रेंचाइज खोली एट्रियम मॉल में। उसका जो रिजल्ट था ना, वो कुछ नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि वो साथ भाई और आप दोनों के दरमियान मैंने एक ज़बरदस्त बात ये देखी कि आप लोग ना रिस्क टेकर, और समझ आ जाए तो यानी काम कर देना, वेट नहीं करते। तो अगर मैं पूछूं व्हाट वाज द बिगेस्ट रिस्क इन दिस जर्नी एसएनएस की रिटेल एक्सपेंशन में, और ये माइंडसेट कैसे डेवलप करें? कभी अगर किसी बंदे को हम आंखों पे पट्टी बांध के लाके आउटलेट में खड़ा कर दें, और जब उसकी पट्टी हटे तो फौरन बोल दे ये सनसन स्टोरीज की आउटलेट है। हमारी ऑडियंस को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बिल्कुल लास्ट आपका मैसेज है ना, वो किसी के दिल में उतरेगा और कोई काम कर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इम्पैक्ट कास्ट। जैसा कि आपको पता है कि इम्पैक्ट कास्ट में हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं जिनके साथ या तो मैंने काम किया हो या मैंने उनकी सर्विसेज को देखा हो और वो कुछ इम्पैक्टफुल काम कर रहे हो। आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ तो सनसन स्टोरीज के वन ऑफ द डायरेक्टर हैं हमजा साहब, जो इनके रिटेल को देखते हैं। और सनसन स्टोरीज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया काम करते हुए। तो मैंने देखा इस कंपनी का बड़ा ज़बरदस्त विजन है, ये मुल्क और कौम के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करना चाहते हैं, और ई कॉमर्स में भी ये नंबर 1 है अपने फ्रेगरेंस के ब्रांड में, और इसके साथ साथ जो है ये रिटेल में भी बड़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आज के सेशन में जो हमने बात की है उसमें ये बात की कि कैसे इन हजरात ने 1 साल में 25 ब्रांचेस खोली और उतनी ही तेज़ी से ये एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं मज़ीद। इसी तरीके से रिटेल का कितना बड़ा शेयर है पाकिस्तान की मार्केट में, क्योंकि हमें लगता है कि ई कॉमर्स बहुत बड़ी है, लेकिन ई कॉमर्स 10% से भी कम है। 90% से ज़्यादा शेयर रिटेल का मौजूद है हमारी लोकल इकोनॉमी में। इसके ऊपर बात होगी। फिर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से बिजनेस में स्पिरिचुअल एलिमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर हमजा भाई से बड़ी ज़बरदस्त हमारी बात हुई है। और इनका विजन है कि ये 1000 से ज़्यादा ई कॉमर्स स्टोर्स को रिटेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ताकि लोकल जॉब्स क्रिएट हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कस्टमर एक्सपीरियंस मिले, लोग ज़्यादा जाकर चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें और फिर ख़रीदें। तो आप इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस तमाम नॉलेज मिले और आप अपनी ज़िंदगी में इम्पैक्ट ला सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमजा भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं मैन भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। अभी तो आप वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एसएनएस हैं, लेकिन थोड़ा सा जर्नी अपना रिव्यू करवा दें। अच्छा, मैं ये बताऊंगा कि मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई कैरियर की, वो मेरे बड़े भाई साद जांगड़ा के साथ स्टार्ट हुई। उनका एक स्टार्टअप था symbioz.pk के नाम से। तो उसमें जो है इट वाज द फर्स्ट ई कॉमर्स मेगा स्टोर ऑफ पाकिस्तान, और उस वक्त मेरा ख्याल है दराज वगैरह भी कोई नहीं थे। और अभी वो उस वक्त जो स्टार्ट हुआ, और उसमें मैंने समझे कि शुरू से ही मैं अपने बड़े भाई के साथ था, और उसमें मैंने जो ज़्यादातर काम देखा वो इम्पोर्ट डिपार्टमेंट का। वैसे तो हर डिपार्टमेंट में थोड़ा काम करता रहा, जहाँ ज़रूरत पड़ती गई, भाई अभी कस्टमर सपोर्ट में ज़रूरत है। फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं इम्पोर्ट डिपार्टमेंट में रहा, क्योंकि उस वक्त जो है ना, मैं ये कहूँगा कि आज के दिन जो प्रोडक्ट की फरावानी हो गई वो उस वक्त नहीं थी। और जो सिम्बियोज की यूएसपी थी, वो दुबई बेस्ड प्रोडक्ट्स और दुबई में जो टेक्नोलॉजी के जो गैजेट्स थे वो हम यहाँ पाकिस्तान में सेल करते थे, और उसकी बहुत डिमांड थी उस वक्त। अभी तो आप देखते नहीं, बहुत सारे लोग आ गए, मगर उस वक्त शुरू में हम ही थे। फिर इसके बाद 2016 में मैंने एक अपना स्मार्ट वॉचेस की ब्रांड की डीलरशिप ली थी चाइना से। मैं चाइना गया था, और वहाँ से मेरा एक ये पैशन था फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने में। तो वो लिम्फो के नाम से एक ब्रांड मैं यहाँ पाकिस्तान में लेके आया,
और फिर सिम्बियोस में वो ग्रो होता जा रहा था। तो 2018 में फिर मैं सिम्बियोस का सीईओ बना और ओवरऑल ऑपरेशंस और मैनेजमेंट सिम्बियोस की देखने लगा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में उसको एक कंपनी ने टेक ओवर किया हमसे, और भी सक्सेसफुली इसको जो है ना हमने उसको सोल्ड आउट किया एज अ बिजनेस। और उसके बाद दीगर मैंने, अच्छा मैं हमेशा ये कहता हूँ जब हमारे पास वहाँ पैसे आए तो लोग क्या करते हैं कि जी प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं चीज़ें, मेरा इसमें बिलीव नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी पैसा हमारे पास अल्लाह ताला ने दिया वो एक अमानत के तौर पे, और उसका अगर अपने लिए भी इस्तेमाल करें ना तो वो जिम्मेदारी के बेसिस पे करें। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी सेविंग्स और चीज़ें, कोई छोटा बिजनेस हो जिसमें थोड़ी बहुत जॉब क्रिएशन हो, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, तो वो उसमें, तो उसके साथ मैंने कुछ रेस्टोरेंट्स, कुछ डोनट की कुछ ब्रांड्स हैं उनकी मैंने एक्सपेंशन करी। और फिर मेरी यहाँ मुलाकात साद अफरीदी साहब से सेंस एंड स्टोरीज के हवाले से हुई, और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 साल हो गए हैं मुझे यहाँ। मैं रिटेल रिलेटेड जो है सेंस एंड स्टोरीज की जितनी भी रिटेल एक्सपेंशन है वो मैंने अपनी टीम के साथ मिलके हमने करी है, और अभी भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शॉर्ट तो नहीं हुआ, थोड़ा सा लंबा हो गया मुझे लग रहा कोई बात है। नहीं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो आपकी एक्सपेंशन है, एक साल में 25 आपकी आउटलेट्स जो खुली, तो इतना तेज क्यों, इतनी जल्दी क्यों थी भाई? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि ये हम तो बताते हैं जी वो एक साल में 25 आउटलेट खोलनी, तो ये हम अपनी अकम्पलिशमेंट बताते हैं कि जी यार लोग इसको एज अकम्पलिशमेंट देखते हैं, मगर इसके पीछे अगर मैं आपको बताऊं ना, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि परफ्यूम की एक्सपेंशन का ना वो एक ही साल था। अगर आज आप देखें कि परफ्यूम में मशरूम ग्रोथ हो गई है, यहाँ तक कि मैं उस दिन में क्या नाम है, एक हफ्ते पहले वो मैं बाल कटवाने गया, जिनके पास मैं बाल कटवाता हूँ, बाल कटवा के निकला, उन्होंने बोला यार मैंने परफ्यूम का काम शुरू किया, आप परफ्यूम देखें। मैंने कहा यार हद हो गई ये बात। अच्छा, इसके बाद मैं एक रेस्टोरेंट में गया तो उसका मैनेजर मेरा पुराना दोस्त निकला। जब मैं बाहर निकला तो उसने बोला यार सर मैंने भी परफ्यूम का काम शुरू किया। फिर वो एक मोबाइल वाले लोग जानते होंगे, चूजी मोबाइल जमजमा पे, वहां मोबाइल खरीदने के, उसने कहा मैंने भी परफ्यूम का काम स्टार्ट किया। तो मैंने कहा कि यार ये कोई परफ्यूम का काम नहीं हो गया। तो वो एक साल जो हम था ना, अच्छा आपको पता है जो रिटेल स्पेसेस है ना वो लिमिटेड है और ब्रांड अनलिमिटेड है। दिन में 10 ब्रांड्स आए जा रहे हैं। मॉल क्या, अच्छा जो रिटेल मॉल्स आप फिंगर्स पे अपनी गिन लेंगे भाई, डीएमसी है, लकी वन मॉल है, स्क्वायर वन मॉल है, लाहौर में एम्पोरियम है, पैकेजेस है, तो लिमिटेड स्पेसेस है और ब्रांड्स अनलिमिटेड है। तो वो जो एक साल था ना वो परफ्यूम की इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जो हमने एक साल में, हमारा गोल था कि जितनी भी स्पेसेस हैं हम उसको कवर कर लें, ताकि देखें ये एक रेस है, ये कंपटीशन है, और ये ब्रांड वही जीतता है जो राइट टाइम राइट प्लेस पे फैसले करे। तो हमने वो फैसला किया कि हमें कुछ नहीं देखना इस वक्त, जो मेन स्पेसेस हैं जिनमें जगह मिलना मुश्किल होती है वहां हम आए। और अब क्या है कि वहां स्पेस ना एक ब्रांड, 2 ब्रांड, 3 ब्रांड की होती है। अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मैं कहूंगा भाई उनके पास आज जो एक साल पहले हमारे पास वसाइल थे उससे बहुत ज्यादा वसाइल है, मगर वो नहीं दिख रहे होंगे आपको, वो एक्सपेंशन नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं मिल रही, जगह है ही नहीं। और आज के दिन तो वो अल्लाह माफ करे हमारी रिटेल की उसमें चलती है बात कि जी वो परफ्यूम जो है ना, अगर आपने किसी मॉल वाले से परफ्यूम की बात करी ना, वो कहेगा कि यार सर आप कुछ और काम कर लें, परफ्यूम की बात ना करेंगे, इतने सारे परफ्यूम वाले हो गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस स्पेस में हम जो है वो एक डिफरेंट अप्रोच के साथ हैं। पाकिस्तान की एक साल में तो 25 है, मगर अब मैं आपको बता दूं वी आर क्रॉसिंग 45 राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, हर जगह है हम। सही। अच्छा ये तो एक्सटर्नल आंसर हो गया ना कि भाई उस वक्त गैप था और आप लोगों ने उस गैप को उस अपॉर्चुनिटी को कैच किया, लेकिन इंटरनल भी फैक्टर्स होंगे ना आपके साथ भाई के, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे लोगों को बहुत से बिजनेसेस में नजर आती हैं,
लेकिन वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते, उसको अवेल नहीं कर पाते। तो वो आप लोगों का क्या माइंडसेट था, क्योंकि रिस्क टेकिंग तो होगी ना इतनी तेजी से, और हम बात कर रहे हैं रिटेल की, ऑनलाइन स्टोर की बात नहीं कर रहे कि एक शॉपिफाई का स्टोर खोला और बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में आपका काम हो गया। इधर तो यानी कैपिटल का भी एक क्या नाम है, अच्छी खासी रिक्वायरमेंट होगी ना। अच्छा, इसमें जो एक तो मैं मेजर जो रोल दूंगा कि साद की ना हमेशा से सोच बहुत बड़ी रही है, और साद इज वेरी गुड इन शेयरिंग। ठीक है। तो जब मेरी साद से मुलाकात हुई तो साद सेड यार आपने जो भी करना है ना आप करें, और मेरा एंड गोल है कि मेरा रिटेल जो है ना, हम पाकिस्तान के परफ्यूम में की कैटेगरी में नंबर 1 रिटेलर बनना है। तो अच्छा, फिर हमने पिन पॉइंट्स जो हमारे सामने बैरियर्स थे, भाई इन्वेस्टमेंट, जाहिर सी बात है, देखें एक तो आउटलेट बनाने या कोई आज के दिन आपको पता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी कोई वो नहीं है, आउटलेट बनाना, फिर उसमें इन्वेंट्री, फिर शुरू में ह्यूमन रिसोर्स की इन्वेस्टमेंट। तो हमें एक अच्छा सपोर्ट मैं समझता हूँ कि मिला, कुछ जान पहचान वाले थे, हमने मतलब एक तारिक यूनुस और फिर मेरे चचा जाहिद जांगड़ा साहब, उन्होंने हम पे पहला भरोसा किया, और हमारी पहली फ्रेंचाइज मैं बताता हूँ कि वो वहाँ से जर्नी शुरू हुई, और वो हमने पहली फ्रेंचाइज खोली एट्रियम मॉल में। उसका जो रिजल्ट था ना वो कुछ नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि वो ऐसी लोकेशन मिली थी हमें वहाँ, तो वहाँ से लोगों का ट्रस्ट बढ़ा। फिर हमने और फ्रेंचाइजेस सेल आउट्स की, और वहाँ से हमें कैपिटल हमने वहाँ रेस किया। और क्योंकि देखें रैपिड एक्सपेंशन के लिए आपके पास पीछे पूल भी इस तरीके का होना चाहिए, जो कि देखें मैं सबको बताता हूँ, कोई ऐसा साद भी जो है ना वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, हम भी फर्स्ट जनरेशन, इतने कोई ज़्यादा कोई ऐसा पैसा नहीं है पीछे। पैसा हाँ वाले साहब, मेरे वाले साहब के पास है पैसा, मगर वो अलग हमें मैं अपना देखते हैं हमारा बिजनेस। तो हमने जो है ना इसको प्रॉफिट को री इन्वेस्टिंग करते करते ना वो विंडो निकल जाती। अक्सर ब्रांड ना मैं ये देखता हूँ ये गलती करते हैं जी, वो एक मिसाल चलती है वो जो हमारे बड़ों ने हमेशा हमें बताई गई है, भाई थोड़ा करो अपना करो। यार मैं ठीक है, मुझे इतनी ये मैं कहूँगा कि बहुत वो लगती है कि यार अच्छा, इसमें क्या है कि जब भी हम देखते हैं कि ये हमारी बचपन में हमें डाली गई है बात कि हमने बड़े बिजनेसेस देखे ही नहीं है, भाई वो क्या है छोटा ही कर लो, अपना करना है छोटा करना है। मैं कहता हूँ इसके अगेंस्ट भाई बड़ा करो और मिल के करो, ताकि भाई दुनिया में नाम रोशन हो। ऐसा क्यों हम आज पाकिस्तान में कोई ऐसा ब्रांड नहीं है पाकिस्तान का जो भाई दुबई में अरमाफ है, दूसरा लताफा है, ये अभी की मतलब 50 साल 30 साल पुराने ब्रांड्स हैं जो इतना बड़ा नाम हो गया है, और वो पुराने चले हम डियोर और उनको तो छोड़ ही दें, तो पाकिस्तान का कोई ऐसा नाम नहीं है। तो कोलैबोरेशन से हम डरते हैं, और कोलैबोरेशन हुई, और फिर इन्वेस्टमेंट रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थी कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट, लोगों को ट्रस्ट दिया और इतने पैसे जमा हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो वो 15-20 दुकान, फिर उससे जो बिजनेस का इनपुट हुआ, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद कंपनी ओन्ड आउटलेट्स खुल रही हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जितनी भी खुली वो कंपनी ओन्ड ही खुली, शुरू की कुछ फ्रेंचाइजेस थी, बाकी तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी ओन्ड ही चल रही है। अच्छा, आपसे गुफ्तगू के दौरान मुझे वो एक फैक्ट पता चला जो कि मेरे लिए भी बड़ा कहते हैं ना आई ओपनिंग था, क्योंकि इतनी ई कॉमर्स की बात होती है, इतनी होती है, तो आपने कहा भाई इसका शेयर तो 5 से 7% ही, बाकी तो असल तो सीक्रेट मनी है, वो तो रिटेल में है, और हो सकता है कि शायद वो चाहते ही ना हो रिटेल वाले, वो कहते हैं इनको 6-7% में लगा के रखो नए बच्चों को। तो और फिर जब मैंने जाके वो फैक्ट्स देखे तो वो वाकई में वैसे ही है फैक्ट्स के, यानी करंट क्या फिगर्स चल रही हैं, कितना शेयर अप्रॉक्स दोनों मार्केट्स का है, और रिटेल में अभी भी क्यों इतनी जान है। अच्छा देखें, मैं कोई देखें ये जो है ना वो कहते हैं ना मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो बिजनेस के 2 पहिए रिटेल और ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स के बगैर रिटेल नहीं है, रिटेल के बगैर ई कॉमर्स नहीं है। दोनों की सेम इंपॉर्टेंस है मैं कहूँगा, और दोनों को फोकस करना है। मगर मसला ये है कि वो हमें लगा दिया गया है ट्रक की बत्ती के पीछे। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, ई कॉमर्स में कस्टमर रिटेंशन इज सो डिफिकल्ट
कि मैं ये समझता हूँ अच्छा वो तो आपने ऐड दिखाया और कस्टमर आ गया, अच्छा कल को किसी और ने अच्छी ऑफर लगा दी, वो कस्टमर ले जाएगा। मगर जब रिटेल में आप अपने कस्टमर को लेके आते हो, उसको फील देते हो उसके आउटलेट की, वो देखता है यार। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, ई कॉमर्स बिजनेस को एक आउटलेट होने में इतना बेनिफिट है कि लोग उसको ट्रस्ट करते हैं, यार पीछे कोई है। अब वो तो पीछे कोई ऑफिस का एड्रेस लगा हुआ जी, वो फलाना मेहरान टाउन और इधर ऑफिस है, अब कस्टमर को क्या पता। तो हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं उनको हमेशा जब भी सबसे मुलाकात होती है और जो अभी कैरियर शुरू कर रहे होते हैं, मेरी उनसे गुजारिश होती है कि भाई आप रिटेल एक्सपेंशन पे भी जाएं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो अमेरिका से 50 साल पीछे, मैं कहूँगा पीछे है, यूएस, हम हर चीज यूएस को फॉलो करते हैं ना, आज के दिन यूएस में भी वो रिटेल का शेयर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं, मतलब हम कहते हैं रिटेल जी ब्रिक एंड मॉर्टर। मैं कल एक रिटेल कॉन्फ्रेंस में था, कोविड के बाद एक ऑनलाइन स्पाइक आया था, अब वो सेटल हुआ है। और जो कोविड से पहले, वो शमून साहब कल बता रहे थे, खाड़ी के जो फाउंडर हैं, कि जब कोविड आया ना, उससे पहले तक हमने बहुत पीक मारा था और उस पीक को क्रॉस कर रहे थे हम, 2020 को देख रहे थे, मगर वो फिर मसाइल हो गए। अब जाके 5 साल बाद 2025 में कोविड से पहले का जो लेवल था वो हमने क्रॉस कर लिया रिटेल में। तो अब स्काई इज द लिमिट और हमें बहुत हद तक रिटेल को फोकस करना चाहिए, क्योंकि रिटेल वो पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा, मैं ये समझता हूँ। सही। अच्छा, रिटेल का जो एक्सपीरियंस है बाहर मुल्कों में और पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है। वो कहते हैं ना, अमेज़ॉन भी पाकिस्तान आते हुए इसलिए डरता है कि वो, हमारे यहाँ दोनों तरफ ही मसाइल हैं। सेलर की साइड पे भी वो भी उस लेवल की कस्टमर सर्विस देना नहीं चाहता और शायद कस्टमर की भी डिमांड्स कुछ और है। तो ऑनलाइन में भी ये मसाइल हैं, लेकिन रिटेल में आपको क्या लगता है कि हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस इन्हेंस हो रहा है, या अभी इसमें कितना गैप है अगर हम इसको इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करें, और आप लोग उसमें क्या ऐसा कर रहे हैं? अच्छा, इसमें मैं सबसे कल वही मैं बार बार इत्तेफाक है उसका दे रहा हूँ। कल पूरी जो कॉन्फ्रेंस थी वो चेन स्टोर्स एसोसिएशन की, उसमें ना एक्सपीरियंस पे बात थी। मैं एक सवाल पूछता हूँ, देखें हर चीज़ की ना बिजनेस को एक कॉस्ट है। अगर बिजनेस में एसी चल रहा है ना दुकान में, उसकी एक कॉस्ट है। तो इज कस्टमर विलिंग टू पे फॉर द एक्सपीरियंस? कस्टमर हैज टू पे फॉर द एक्सपीरियंस। बिल्कुल ऐसे। तो क्या, अच्छा फिर आपको हमारी इंपोर्ट, हमारे डॉलर के रेट, हमारी प्राइसिंग वैसे ही डे बाय डे इंक्रीज होती है, इन्फ्लेशन आपके सामने है। तो मुझे ये मैं वैसे देखें, ये कहने में तो बहुत एक ना ये फ्लैशी वर्ड है जी, एक्सपीरियंस आप दें रिटेल में, और हम बिलीव भी करते हैं, मगर एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। इफ कस्टमर इज विलिंग टू पे द कॉस्ट फॉर द एक्सपीरियंस, तो मुझे लगता है एक्सपीरियंस बहुत बेहतर से बेहतर करना चाहिए। मगर हमारी कोशिश होती है अपनी रिसोर्सेज में हम बेहतर एक्सपीरियंस और करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं इस पे। तो एक्सपीरियंस में हम बहुत पीछे हैं, मैं ये कहता हूँ। यूएस वगैरह में जो स्पेंडिंग पावर है ना वो बहुत ज्यादा है, तो आपको हर बंदा उस एक्सपीरियंस पे काम कर सकता है, क्योंकि मार्केट साइज बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, और जो खासतौर पे मैं जो बड़े लेगेसी ब्रांड्स की बात करता हूँ, उनके प्रॉफिट्स की इतनी आदत हो गई है कि अब जब एक्सपीरियंस पे बात आती है तो वो प्रॉफिट कट डाउन, क्योंकि मार्केट साइज तो इस हिसाब से नहीं बढ़ रहा, तो आपको अपने ही प्रॉफिट से कट डाउन करके वो एक्सपीरियंस देना है। तो अब जो लोग रेडी हैं वो कर रहे हैं। खाड़ी हमारे सामने बड़ी मिसाल है कि वो जो एक्सपीरियंस पे काम कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई ब्रांड उसके लेवल पे। और बड़ा अच्छा उन्होंने कल किस्सा सुनाया कि ये एक्सपीरियंस को लेके मेरी आंखें तब खुली कि एक दिन मैं लकी वन मॉल में अपनी आउटलेट में गया तो फोन पे बात कर रहा था, तो मैं ऐसे ही आउटलेट में घुस गया कि खाड़ी की आउटलेट है। थोड़ी देर बाद घूम के जब फोन बंद किया तो मैंने कहा यार ये तो अच्छा, ये तो किसी और ब्रांड की आउटलेट है। तो कोई फर्क ही नहीं था कि खाड़ी की आउटलेट और कोई XYZ ब्रांड की आउटलेट। तो कह रहा है, मैं वापस आया और मैंने कहा नहीं यार, अब मैंने ना ऐसी आउटलेट बनानी है कि वो अंदर आते ही पता चल जाए, और हमारी भी
सेंस स्टोरीज में ये ख्वाहिश है कि भाई अगर किसी बंदे को हम आंखों पे पट्टी बांध के लाके आउटलेट में खड़ा कर दें और जब उसकी पट्टी हटे तो वो फौरन बोल दे ये सेंस स्टोरीज की आउटलेट है। वही डिजाइन लाइन हो पूरे पाकिस्तान में, हमारी कोशिश ये चल रही है। पहले तकरीबन मैं ये कहूँगा कि हमारा डिज़ाइन लैंग्वेज हर साल चेंज हम अपडेट कर रहे हैं, मॉडर्न डिज़ाइन पे ले जाते रहते हैं, मगर वही बात है कि भाई जितनी लिमिट होगी उतना कर रहे हैं और बेहतर रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है और इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में चूंकि आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो बताइएगा कि रिटेल में लोकेशन मैटर्स या अगेन एक्सपीरियंस? अगर कोई यानी मैंने अगर रिटेल में कुछ जाना है तो मैं पहले लोकेशन आइडेंटिफाई करूं या मैं सोचूं कि मैं अच्छा एक्सपीरियंस दे दूंगा तो मैं गैप कवर कर लूँगा? रिटेल की में आने की मिसाल में सबसे पहले चीज़ आती है 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन रिटेल। नंबर 1 इज़ लोकेशन, नंबर 2 इज़ लोकेशन, नंबर 3 इज़ लोकेशन। हमारा जो बिजनेस है, मेरी जो अपनी पर्सनल व्यू है ना, मैं लोकेशन पे मैं शायद माइट भी पॉसिबल कुछ आउटलेट्स में आप देखें मैंने एक्सपीरियंस में कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, बहुत छोटी सी लोकेशन है मगर जो उसकी विजिबिलिटी है, उसका जो मतलब ओवरऑल व्यू है, मैं उस पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मेरी ख्वाहिश होती है कि असल में हम पहले ही एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, तो अगर हम फिर वही कोने में जाके जी बड़ा अच्छा सा एक इंटीरियर बना के बैठ जाएं, भाई वहाँ लोग ही नहीं आ रहे तो फ़ायदा क्या है। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि भाई छोटी हो जाए लोकेशन मगर वो प्राइम लोकेशन पे। आप यहाँ कोयटा से उठा के पेशावर तक हमारी कोई ऐसी लोकेशन बता दें देख के जो मेन रोड पे ना हो, जिसका बड़ा बोर्ड ना हो, छोटी सी होगी अंदर से मगर वो उसकी विजिबिलिटी 10/10 होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इनिशियल लेवल पे जो हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वो लोकेशन हमारे पास अच्छी थी जिनमें हमारी सेल्स बड़ी अच्छी रही। अच्छा हमजा भाई, मैं जब इसके लिए रिसर्च कर रहा था थोड़ी सी तो उसमें मैंने एक वीडियो देखी आपकी जिसमें आपने कहा कि भाई एक विजन आप लेके चल रहे हैं कि टर्न 1000 ई-कॉमर्स इनटू रिटेल, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और इसकी क्यों अहमियत है, क्यों ज़रूरी है ये? अच्छा देखें, एक जो मुल्क जो उसकी इकनॉमी जो ग्रो करती है ना, वो एसएमईज पे बेस्ड होती है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। जब हमारा पैसा ऊपर से नीचे तक आएगा ना, तब ही हमारे मुल्क में रियल ग्रोथ वो हमें शो होगी। वो एक मैं बड़ी अच्छी वीडियो देख रहा था, आज के दिन हम देख रहे होते ना जी, वो मुल्क में ये हो रहा है और ये तरक्की हो रही है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। वो कह रहे हैं वो ये इसी तरीके से जैसे जी वो हम चिंगम खा रहे होते हैं ना, तो मैदा वेट कर रहा होता है कि यार मुंह चल रहा है, नीचे कुछ क्यों नहीं आ रहा। तो वो इसकी मिसाल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की ऐसी है। वो अपर क्लास के लिए या जो बहुत सारी चीज़ें हमारी ऊपर हो रही है मगर नीचे जो मास लेवल जो हम कहेंगे कि मिडिल क्लास तबका है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, उसकी इनकम नहीं बढ़ रही। तो भाई किस बात की ग्रोथ कर लिया आपने मुल्क में, किस बात की हम खुशियां मना रहे हैं। तो रियल ग्रोथ लाइज कि जब आपकी जो मिडिल क्लास, आप जो गरीबी के नीचे के जो लोग हैं वो ऊपर आए। हम हर साल और उस गरीबी की लाइन को ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं और लोग हमारे उसमें आए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जब ये हमारे लोकल बिजनेसेस ग्रो करेंगे, देखिए रिटेल ई कॉमर्स में ना, मैं आप जितने भी ई कॉमर्स ब्रांड ओनर्स से मुलाकात करेंगे ना, वो आपको बताएंगे कि एक सीलिंग है, उसको कोई भी क्रॉस नहीं कर पाया है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका बैग्स का काम है, वो मुझे बता रहे यार मैंने ना ये XX ऑर्डर्स में करता हूँ, उससे ऊपर मैं जा नहीं सक रहा हूँ, क्या करूँ। थोड़े टाइम बाद मिले यार वो मैंने सीलिंग तोड़ ली। मैंने कहा कैसे? कहता है मैंने नया ब्रांड बना लिया, उस ब्रांड में वही है मेरा, वही नंबर है। मैंने कहा यार ये क्या मतलब। तो रियल ग्रोथ लाइज इन रिटेल। रिटेल में कोई सीलिंग नहीं है, जितनी आपकी आउटलेट्स खुलती जाएंगी
और उतनी आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी और एज अ ब्रांड आप बढ़ते जाएंगे। तो मैंने ये विजन, देखें अल्लाह ताला ने मुझे एक मकाम पे पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों ने मुझे इसमें सपोर्ट किया है। तो इसमें अब मेरी ख्वाहिश यही है कि यार अब मुल्क हमारा ना, क्योंकि मैं वो बंदा नहीं हूँ, मैं मुल्क छोड़ के नहीं जा सकता, मेरे माँ बाप यहीं हैं, मुझे यहीं रहना है, मेरे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। तो इस मुल्क को ही बढ़ाना है हमने, और इस मुल्क में मैं अपना पार्ट कैसे प्ले कर सकता हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा के। और इसी वजह से मैंने ये इंशाल्लाह ताला मैंने अपने आप से और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनको मैं ये कहूँगा स्किल है कि मेरे पास लोकेशंस बहुत आती रहती हैं अच्छी। तो मेरी ख्वाहिश होती है अगर हम नहीं ले रहे ना तो किसी XYZ, अब वो हमारी मैं कहूँगा पुरानी लोकेशन थी मिलेनियम मॉल, कराची में मिलेनियम मॉल है, तो वहाँ हम एक लोकेशन से हमने बड़ा एक स्टोर ले लिया। तो मेरे पास एक लोकेशन थी, तो मैंने यार उसको मैंने दूसरा एक घड़ियों का ब्रांड है सेवेस्टन वॉचेस, उनको दे दी। फिर हम एक ब्रांड है बैग एक्स के नाम से, तो उनको हम बड़ा हेल्प कर रहे होते हैं कि लोकेशन बेहतर, क्योंकि हमारे पास तो आते भाई इस जगह पे 4 लोकेशन आई हुई है, हम एक ही खोलते हैं, तो 1-2 लोग जो है वो किसी और ब्रांड को दे दी, उनकी भी ग्रोथ साथ साथ हमारी गिविंग बैक टू द सोसाइटी के यार कुछ किसी को। जैसे अब बैग एक्स की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 3 आउटलेट्स खुलवाई हैं मैंने, एक एट्रियम मॉल में, मिलेनियम मॉल में, एक एम्पोरियम मॉल में। तो ये एक है कि जब तक हमारी रियल ग्रोथ होगी, जब हमारे अपने पाकिस्तान के बिजनेस ग्रो करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला वही पैसा फिर डाउन द लेन हमारे जो जॉब्स होती हैं उनमें जाएगा, फिर वो वहाँ ग्रोथ आएगी, मैं ये समझता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, ये पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा होने लगा कि लोगों ने मैंने बाकायदा टर्म्स चलने लगी, डॉलराइज योर इनकम, या बाहर के क्लाइंट्स को फोकस करें। तो अगर हम बात करें रिटेल की, तो इसका मतलब तो आप लोकल इकोनॉमी में ही खेल रहे हैं फिलहाल, जब तक आप अपने मुल्क। और सेंस एंड स्टोरीज में मैंने ये देखा कि यार ये लोकल मार्केट का इतना बड़ा पोटेंशियल था जो लोग मिस कर रहे थे, और एवरीवन वाज इन दिस के भाई हम जो है ना वो डॉलराइज योर इनकम की तरफ जाएं। जबकि मुझे ऐसा खुद भी महसूस होता है कि लोकल मार्केट में पोटेंशियल है, सर्विसेज में भी और प्रोडक्ट्स में भी। तो इसमें मैं चाहता हूँ कुछ आप मोटिवेशन के लिए लोगों को फैक्ट्स बताएं कि कितनी बड़ी है मार्केट। मोटिवेशन के लिए नहीं, मैं रियलिटी बताऊंगा। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में एक पार्ट मिस हो गया। मैंने आप लोगों को याद होगा 2020-21 में एक्सट्रीम कॉमर्स के तवज्जुह से एक चली थी कि जी अमेज़न पे सेलिंग पाकिस्तान में बैठ के करें। मैंने उसमें बहुत बड़ा बिजनेस किया है, ठीक है, यहाँ तक कि अभी तक चल रहा है वो बिजनेस। और मगर अब मेरा फोकस यहाँ, अब बात यही लोकल में आ जाता है, भाई कितना शेयर है आपके पास वहाँ। जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ई कॉमर्स का जो काम है ना, वो हर किसी की बस की बात नहीं हो मेरे भाई, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसके लिए यू हैव टू बी वेरी वेल कनेक्टेड, चीजें बहुत सारे, अच्छा उसमें रिस्क फैक्टर भी बहुत है, बिल्कुल है, मैं ये समझता हूँ। तो अच्छा, और कंपटीशन इतना इंटेंस कंपटीशन है कि यार आप क्या ही कर लोगे। अच्छा, और हर बंदा चाइना से लेके वही माल भेज रहा है। अच्छा, पहले वक्तों में वहां गैप था, मगर विद टाइम वो सबको कहानी समझ में आ गई। और अब तो क्या हुआ है कि वो चाइनीज के जो सेकंड जनरेशन है ना, वो पढ़ रही है, वो कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, वहीं सेटल हो गए, और अब वो वहीं उनकी फैक्ट्रियां वहां चाइना में, और वही माल वो वहां बेच रहे हैं। तो हमारे पास भी ना वहां कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है। और मैं ये देखता हूं कि पाकिस्तान में हमारी जो ईयरली पॉपुलेशन बढ़ रही है वो 5 मिलियन, यानी कि, और कतर की पॉपुलेशन 5 मिलियन है, आपको पता है पूरी। तो हम एक साल में एक कतर ऐड कर रहे हैं पाकिस्तान, मतलब आप सोचें कितनी बड़ी मार्केट है और कितना बड़ा पोटेंशियल है। अच्छा, आप ग्रोथ देख लें चाइना की, इंडिया की, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कैपिटलाइज किया है, जो एक, अच्छा उन्होंने कैपिटलाइज किया है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी, मार्केट साइज इतना बढ़ गया हमारा। और यही मेरा ख्याल है पाकिस्तान पॉपुलेशन में नंबर 4th पे, 4th पे या 5th पे, और
2035 तक थर्ड पे आने वाला है। अगर यही माशाल्लाह ग्रोथ रेट तो मेरा ख्याल है हमारा बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होने वाला। तो जो है ना उसमें वो क्या नाम है, आप तारिक मसूद साहब जो इस चीज़ के इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो बढ़ता ही जाएगा। तो हमारे पास इतनी आवाम होगी भाई, उसको कपड़ा भी चाहिए, उसको जूता भी चाहिए, और हर सेगमेंट की। हमें सिर्फ ये करना है कि उस आवाम को हमने थोड़ा सा इस काबिल बनाना है कि वो थोड़ा बहुत अपना कमाएं पैसे, और फिर उनकी बेसिस पे उनकी ज़रूरियात पूरी करनी है। एक एक बिजनेस का साइज इतना हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ क्या होता है कि जब स्केल बढ़ता है तो कॉस्ट प्राइसेस भी डाउन आती हैं। आज मैं अगर 1 करोड़ का काम करता हूं तो मैं 15% मार्जिन पे काम करूंगा, क्या मेरा 15% एनपी होना चाहिए। इसके बाद मैं 100 करोड़ का काम करूं, मैं 1% मार्जिन पे भी खुश हूं, क्योंकि मुझे उससे ज्यादा पैसे बनेंगे। तो मुझे ये लगता है कि हमारे पास हमारी यूथ के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस जो आवाम हमारी बढ़ रही है उसकी। अच्छा, और इतने बिजनेसेस की हम तो अच्छा, हमारा कोर फोकस फ्रेगनेंस है, तो हमें और मल्टीपल जगहों पे इतनी गैप्स नजर आ रहे होते हैं। पाकिस्तान इज द नेक्स्ट मार्केट। अच्छा, वो कहते हैं ना हर चीज, आज वो कहते हैं ना यार जी वो प्लॉट लेने जाओ तो वो हमारे बचपन में अब वगैरह 4 लाख का मिलता था यार, मैंने छोड़ा। अच्छा, अब वो 40 करोड़ का हो चुका है, अब हम तो नहीं ले सकते। तो कहते हैं जी वो फेज 9 में जाके लो तुम अब। तो वो इस वक्त तो कुछ नहीं दिख रहा होता, मगर वो अगले 10 साल बाद वो चीज छते पाड़ेगी, मैं समझता हूँ। तो पाकिस्तान इज दैट इकोनॉमी। बस मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट लेवल ट्रस्ट देना है आवाम को। पाकिस्तान का जो पैसा है जो बाहर ज्यादातर दुबई में इधर उधर लगा हुआ है, वो पैसा वापस आए पाकिस्तान में लगेगा इंशाल्लाह। और जो हमारी यूथ एक अच्छा बिजनेसेस की जो अपॉर्चुनिटी है उसको कैपिटलाइज करेगी, तो मुझे ये लगता है कि बहुत बड़ा एक मार्केट गैप है जो हम इसमें काम कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा हमजा भाई, हमारी जो ऑडियंस है ना वो समझे 25 से 40 साल की उम्र तक की है, और उसमें से कुछ लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी कुछ कर रहे होंगे। तो पहला मेरा सवाल उनके लिए, जो लोग ऑलरेडी किसी ई कॉमर्स में हैं, सही ना, ई कॉमर्स इज वेरी इजी ना, उसमें मेरा ख्याल है बिजनेस की जो सारे रिस्क फैक्टर माजी में होते थे वो इन्वॉल्व भी नहीं होते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बहुत आसान हैं, बहुत सस्ती हैं। ठीक है, स्केल बड़ा नहीं होता, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन रिटेल इज स्टिल कैन यू ओल्ड स्कूल है ना, क्या आपको यू नीड टू हैव इन्वेस्टमेंट, यू नीड टू गो देयर डेली, ऑटोमेट नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ें, या टीम चाहिए, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने रिटेल में आना है तो व्हाट शुड बी माय चेकलिस्ट, मेरा क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और मुझे कितना रिस्क लेना चाहिए ताकि मैं उसको एक रियल बिजनेस की तरह चला सकूं। जैसे मैंने अर्ज किया ना, ऑनलाइन इज़ वेरी इजी टू डू, भले ग्रो ना हो, लेकिन रिटेल इज स्टिल ओल्ड स्कूल, वो सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। देखें उमर भाई, मैं इसमें ये कहूँगा कि हमने जो है ना एक रिटेल को, हमें ये होता है कि यार रिटेल ना सिर्फ खाड़ी है। देखें रिटेल, पान का खोखा भी ना रिटेल है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, एक छोटी सी आइसक्रीम की किराने की दुकान भी एक रिटेल है। सिर्फ खाड़ी रिटेल का नाम आता है नहीं जी, खाड़ी सफायर और वही भाई इतनी बड़ी दुकान रिटेल नहीं। अच्छा, एक तो ये मैंने कहा भाई छोटी सी दुकान से आप शुरू करें, जरूरी नहीं है। और आज के दिन जो टेक्नोलॉजी जो आगे निकल चुकी है भाई, ERP, पॉज, अभी हमने वो CCTV का जब हमने काम शुरू किया तो हमने CCTV ऑपरेटिंग रूम बनाया भाई, वो AI से बनाया हमने। सही, AI उसमें लाया, वो हर रोज हमने पॉलिसी डिफाइन की हुई है, जितनी भी कोई प्रॉब्लम होती थी वो हमें डे एंड पे रिपोर्ट दे देता था। तो बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। यू हैव टू हैव राइट। अच्छा, पैसा होना जरूरी है भाई, मैं तो ये कहता हूँ। वो कहते हैं ना भाई, या तो पैसा नहीं है, अगर कोई अच्छी चीज समझ में आ गई है तो कोलैबोरेट करो पैसे वाले से, एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस वाले से कोलैबोरेट करो। आज के दिन अगर आपको कंपटीशन को मात देना है, वो पुराने वक्त है जो जी वो बैठे बिठाए जी, वो एक फैक्ट्री चल रही थी टेक्सटाइल की, चलो एक बेटे को रिटेल बना के दे दिया, कोई था ही नहीं, तो जी वो गुलैमत भी खड़ा हो गया जी, अलकरम भी खड़ा हो गया जी, फलाना भी खड़ा हो गया। इतने पैसे थे, उनके पास पैसे भी थे, उस वक्त ग्रोथ इजी थी क्योंकि कंपटीशन नहीं था। आज के जमाने में आप ये देखें, अब कोई चीज छुपी नहीं है। सोशल मीडिया पे आज आपको पता है चाइना में क्या चल रहा है, US में क्या चल रहा है। तो ये जो बड़े ब्रांड्स हैं
वो आप थोड़ा सा शुरू करेंगे, कोई भी आपको देख के 1 मिनट में रेप्लिकेट करके एक्सपेंड कर लेगा। तो यू हैव टू हैव द राइट रिसोर्सेज। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप किसी रिटेल वाले से कोलैबोरेट करें। रिटेल वाले को चाहिए भाई वो ई कॉमर्स वाले से कोलैबोरेट करे। ई कॉमर्स वाले एक जो फाउंडर है ना, उसकी कैपेबिलिटी लिमिटेड है, और अच्छा टैलेंट आपको ना, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बहुत इक्विटी से, दूसरी चीजों से, उससे आप अट्रैक्ट करते हो। ये नहीं है कि जी मैं इक्विटी भी नहीं दूंगा, मैं पैसे भी नहीं दूंगा, मगर मुझे एक्सपेंशन करनी है। तो ये तो बड़ी कोई अजीब सी मैं समझता हूँ बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने जो है ना, वो कोलैबोरेशन इज द फ्यूचर। कोलैबोरेट करें जो लोग हैं, और जिन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि जी जो हमारे रिटेल के, मैं उनको मानता हूँ, शमून साहब ने बहुत पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा काम किया है, रिटेल की एवेन्यू को खोला है। उनसे मिलें, उनके जो स्पीकर सेशंस हैं उसमें अटेंड करें, उनसे सीखें, और फिर जो है छोटी मोटी चीज से स्टार्ट करें। जरूरी नहीं होता, मैं कहता हूँ भाई यार हमने स्टार्ट किया कियोस्क से, आज हम आउटलेट्स खोल लें। अगले 2027 का हमारा है कि हमारी कम से कम आउटलेट 500 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए, उसमें हम एक्सपीरियंस बेचेंगे। हर चीज का एक वक्त होता है। ये नहीं मैं वो कहते हैं ना यार, वो मैं क्या नाम है, गाड़ी लूंगा तो सिविक लूंगा, भले अभी पैदल चल लूंगा। अरे भाई ये थोड़ी होता। आप जरूर मेहरान से शुरू तो करो, अल्लाह ताला और तरक्की देता जाएगा। नीयत साफ होगी, अच्छी ऑफरिंग होगी, और रेदर देन मनी विजन होगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर ग्रोथ देगा। जबरदस्त। अच्छा, एक ना मैंने आप दोनों फाउंडर यानी साद भाई और आप दोनों के दरमियान मैंने एक जबरदस्त बात ये देखी कि आप लोग ना रिस्क टेकर हैं, और समझ आ जाए तो यानी फोन पे काम कर देते हैं आप लोग, वेट नहीं करते। तो अगर मैं पूछूं व्हाट वाज द बिगेस्ट रिस्क इन दिस जर्नी एसएनएस की रिटेल एक्सपेंशन में, और ये माइंडसेट कैसे डेवलप करें? क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि नॉलेज का गैप कम है, इतना नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया ना, पीपल नो क्या करना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये ट्रेड्स जो है ना वो रोकती है इंसान को ना, डर लगता है या कोलैबोरेशन की आदत नहीं होती। तो ये आप लोग, यानी एक तो आपका बिगेस्ट रिस्क क्या था आप लोगों का, और आप लोग इसको मैनेज कैसे करते हैं? ये बड़ी अच्छी एक स्टोरी मैं सुनाऊं आपके तवज्जुह से। ये कभी बात नहीं करी मैंने, शायद पता नहीं साथ को भी याद होगा नहीं होगा। अच्छा, जब हमने पहली फ्रेंचाइज बेची ना, तो कुछ एक अमाउंट थी, तो वी वर लाइक कि यार अगर ये नहीं चली तो क्या। तो मुझे याद है साद ने बोला यार देख ये इतने इतने पैसे मेरे पास हैं। फिर मैंने कुछ अपने पैसे रखे, मैंने कहा खुदा ना खास्ता नहीं हुआ तो भाई ये चीज़ें करके जो है ना पैसे वापस कर देंगे। वी टुक अ कैलकुलेटेड रिस्क। हमने अपना ऐसा नहीं किया कि यार भाई बस अब रिटेल समझ में आ गई, अब केचो पैसे हैं नहीं, इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, नहीं। हमने पहले जो 3-4 आउटलेट्स खोली, उसके जो फ्रेंचाइज फीस आई, उसके जो पैसे आए, वो ऐसा नहीं कि हमने जी वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली और जी वो एक ही दिन में जी रिटेल के बादशाह बन गए, जी वो इनके चाल चलन बदल गई, ऐसा नहीं किया हमने। और वैसे भी साद भाई की तो तबीयत आप जानते हैं, बड़ी सादा तबीयत है, और वो तो ऐसा आज, अच्छा मैं ये भी बड़ी मजे की बात है कि आज से अगर 4 साल पुराना साथ देखूं और आज का साथ देखूं, उसमें कोई फर्क नहीं है। सही। तो एक हमने जो है ना, मैं ये समझता हूं कि कैलकुलेटेड रिस्क लिए, और रिस्क के बगैर बिजनेस नहीं है। मुझे आज भी याद है लाहौर में मैंने एक आउटलेट का डिसीजन, मैं वो एक लाहौर का रोड है लिंक रोड, उधर से गुजर रहे थे, तो ऐसे इधर उधर देख रहे थे, तो यार एक दुकान के बाहर ना एक बंदा ना वो एक चार्ट पेपर लगा रहा था कि ये दुकान किराए के लिए खाली है। मैंने कहा तो बड़ी जबरदस्त लोकेशन है, बड़ी, और एक ही दुकान उस मार्केट में खाली। मैंने फौरन ड्राइवर को बुलाया, गाड़ी रोक। वो गाड़ी, अच्छा ये हमारी कोई थी दूसरी तीसरी दुकान, यानी अभी एक्सपीरियंस भी डेवलप नहीं था। तो आप, अच्छा मैं इसका वो कहते हैं ना लोग जी वो विरासत में हमें इतने प्लॉट मिले, इतने पैसे मिले। मैं कहता हूँ मुझे जो विरासत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली ना मेरे वाले से, वो डिसीजन मेकिंग पावर मिली। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि मैं वहां से निकला, वो देखा मैंने और मैं उतरा, मैंने उससे बंदे से पूछा, कहता यार आज अभी वो जो किराएदार था वो गया है और
अभी बस वो खाली हुई है तो मैं उस पर लगा रहा हूँ ये किराए के लिए खाली। तो मैंने इससे पूछा कि यार ये कितना किराया है, तो इसने बड़ा रिजनेबल बोला। तो मैंने कहा यार ये तो इस जगह पे बड़ी रिजनेबल। तो मैंने इसको फौरन जो है ना वो जेब से पैसे निकाले और उसको फौरन एडवांस, मैंने कहा ये मेरी हो गई दुकान। इसने कहा क्या देख तो लो अंदर, मैंने कहा मैंने देख ली। तो उसने कहा अच्छा। मैंने पैसे दिए और फिर मैंने साथ को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये ऐसे ऐसे लोकेशन है। इतनी देर में उससे डबल अमाउंट किराए पे लेके एक बंदा आ गया कि यार ये मुझे दे दो। तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वैसे तो कमिटमेंट वाले थे। कमिटमेंट वाले थे। उन्होंने बोला नहीं यार मैंने इस बंदे ने ना मुझे दे दी, अगर आप 5 मिनट पहले आते ना तो ये दुकान आपकी थी, इस बंदे ने मुझे पैसे दे दिए। तो वो डिसीजन मेकिंग इतनी फास्ट होनी चाहिए आपकी। आज के दिन मैं देखता हूँ जी उससे पूछ रहे हैं जी इससे पूछ रहे हैं, भाई जो चीज़ समझ में आ रही है अल्लाह का नाम लें और उसको शुरू करें। तो वो मैंने अच्छा, और वो ऐसा डिसीजन था उमेर भाई, उसने ना पूरी हमारी रिटेल की सिमत, उस दुकान ने हमारी रिटेल की डायरेक्शन तय करी। तो बहुत ही अच्छा अब आप बताएं 5 मिनट हम लेट हो जाते, मैं उसमें अच्छा। और इसमें बात है एक दूसरे पर ट्रस्ट। तो आई ऑलवेज ट्रस्ट साज डिसीजन। अगर साद ने कोई डिसीजन लिया है तो वो सही लिया होगा, साद ऑलवेज ट्रस्ट माय डिसीजन। तो ये आपस की कोलैबोरेशन भी एक बड़ी ज़रूरी होती है कि यार ये इस बंदे को जिम्मेदारी दी है ना, अच्छा माइट भी पॉसिबल गलती भी हो सकती है, तो उस गलती को देखो, समझो, उसको नोट डाउन करो और फिर ऐसी प्लानिंग करो कि वो गलती फिर वापस से ना हो। अभी मेरे से हुई गलती एक मुल्तान की, मैंने एक लोकेशन, मुझे एक जगह चाहिए थी, वहाँ मैंने वो लोकेशन ली। उसने बोला यार ये अंदर की लोकेशन है, नया मॉल बन रहा है, आप ले लें। और ली हमने, मगर वहाँ कोई फुटफॉल ही नहीं। अच्छा फिर गलती को लेके बैठना भी नहीं है लंबा, लोग क्या है अब तो दुकान खुल गई तो चलाओ, अब तो चलाओ। तो भाई अब वो नहीं चल रही, 2 महीने हो गए, अच्छा वो सेल भी ऐसी आ रही। मैंने कह दिया अपनी टीम को, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए अब ये दुकान, मैं तो या तो बंद करूंगा या मुझे 1 महीने के अंदर अंदर नई लोकेशन ला के दो। वो पता चला जी मेरा वो हेड ऑफ रिटेल है बाबर, उसकी भी माशाल्लाह हमारे लिए बड़ी खिदमात है और वही टीम। बिल्कुल ऐसे आज अल्लाह ताला ने ना, मैं ये कहता हूँ कि वो लोग कहते हैं जी सेंसन स्टोरीज में रिटेल में ये ग्रोथ हुई, फलानी चीज़ हुई, और वो बहुत बड़ा पार्ट मैं समझता हूँ टीम ने प्ले किया। हमें सप्लाई चेन, इब्राहिम जो हमारे पास GM सेंसन स्टोरीज है, उसने हमें इस लेवल ऑफ सपोर्ट दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आउटलेट पे हमारे पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो। तो राइट टीम होना, फिर मार्केटिंग में हमारे पास राहिल हेड ऑफ मार्केटिंग जो है हमारा, उसने आउटलेट्स की वीडियोग्राफी चीज़ें, फिर हमारे जो CTO अशर वसीम है, उन्होंने भी अपने लेवल पे सारी सपोर्ट। तो और बाबर, फिर जब बाबर वो ना क्या कहते हैं, हम चलते गए और कारवां बनता गया। तो वो शुरू तो हमने यहाँ किया माशाल्लाह, मगर अब हमारी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ रिटेल की 100+ टीम है हमारी, सिर्फ रिटेल डायरेक्टली मेरा ख्याल है 120+ मैं कहूँगा, हाँ है। तो बड़ा सपोर्ट रहा। तो मैं आपको लोकेशन की बात बता रहा था। तो हम मुल्तान में वो क्विक डिसीजन, 2 महीने हमने लॉस किया, तीसरा महीने हमने एक अच्छी लोकेशन देखी और वहाँ बाबर ने कहा वहाँ शिफ्ट करना है, शिफ्ट कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला महीना है और उसका रिस्पॉन्स 10 टाइम बेटर है जो पिछली लोकेशन थी। तो क्विक डिसीजन मेकिंग, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज एंड अगेन कोलैबोरेशन और अच्छी टीम, ये 4-5 मैं समझता हूँ गुण है जो आज के दिन कॉम्पिटिटिव जगह पे बिजनेस करने के लिए जरूरी है आपके पास। अच्छा हमजा भाई, हमारा एक मानना है कि ना किसी भी चीज़ में कामयाबी में 3 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 इज़ योर पर्पस, योर विजन, वो माशाल्लाह आप लोगों का बहुत क्लियर है सेंसन स्टोरीज में और स्पेसिफिकली रिटेल में भी आपका भी बड़ा क्लियर है। फिर एक एफर्ट होती है दुनियावी असबाब की एफर्ट जो नज़र आ रही है, सिस्टम्स की इम्प्लीमेंटेशन, नए से नए टूल्स को ट्राई करना, मेहनत करते रहना, लगे रहना। वरना जैसे आपने कहा ना, कुछ लोग थोड़ी सी सक्सेस के बाद लाइफ स्टाइल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं कि बस सही है नहीं आ रहे भाई, सब चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं। एंड द लास्ट थिंग इज, मुसलमान होने के नाते कुछ स्पिरिचुअल चीज़ होती है, जैसे आपने कहा ना अल्लाह पे भरोसा होता है, वालिदैन की दुआ होती है, कुछ ना कुछ
ये मैंने नोट किया है। यू स्टार्ट फ्रॉम जे डॉट, और इवन आप कोई बहुत कहते हैं ना बज़ाहिर रिलीजियस ब्रांड ना भी नजर आ रहा हो या ओनर बहुत रिलीजियस नजर ना भी आ रहा हो, तो भी कहीं ना कहीं पीछे वो एलिमेंट्स होते हैं। तो बताइएगा कि उनकी क्या अहमियत है और एक बंदे को वो कैसे इंटीग्रेट करना चाहिए। अच्छा, वो अभी मुझे ही हंसी आ रही है ये बात आपकी। अभी मैं ही बोल रहा था जी, वो राइट टाइम था जी, वो उसमें कंपटीशन नहीं था और हमारे पास राइट टीम है। अच्छा, ये सारी बातें जो है ना, ये ऐसे कैसे हो गया कि भाई हर चीज़ हर वक्त वो मिल गई, अलाइन हो गई। अलाइन हो गई। तो कुछ ना कुछ तो अल्लाह ताला जो है उससे मांग रहे होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ नीयत। और वालदेन की ख़ास तौर पे मैं ये कहता हूँ ना कि इस वक्त जब तक मेरी वालदेन की दुआ, ख़ास तौर पे मेरी वालदा की दुआ मेरे साथ है, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी 1000% है। जिस दिन अल्लाह ना करे वो वक्त है तो वो बहुत सोच समझ के फिर फैसले लेने पड़ेंगे। आज के दिन तो जो भी कर रहे हैं ना, वो पीछे वालदा बैठी हुई है, वो दुआएं कर रही है हमारी कामयाबी की, तो कोई मसला ही नहीं, कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त हम। तो ये है कि ख़ास तौर पे जो सेंस एंड स्टोरीज का जो कोर विजन है ना, वो पैसा कभी रहा ही नहीं है। सही। ये मैं अच्छा, और मैं इस बात का क्रेडिट साथ को दूंगा कि ये बहुत हद तक चीज़ मैंने यहाँ साथ के साथ सीखी है सही। कि यार दुनिया में जो वो बड़ी एक किताबी बातें मैं भी पॉडकास्ट में देखता था जी, वो पैसा बाय प्रोडक्ट है और ये है, और मैं कहता है क्या पागलपना है यार, दुनिया पैसे से चलती है और पैसे की मगर जब मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, तो जब पैसे से हटके काम होता है ना, तो जो उसमें जो नीयत आपकी होती है कि यार इसमें हमने कोई एक इस ऐसा ट्रस्ट का इदारा बना देना है। देखें, जब तक मैं ये पूरा पैसा मैं समेट लूँ, मैं अपना घर बना लूँ, कहते हैं जी छोटी सी बात होती है, किसी से पूछते हैं आज यार तुम्हारा क्या ख्वाब है, मैं अपने दोस्तों में ना, यार बस मेरा 500 गज का एक बंगला हो जाए डिफेंस में और मेरे पास 3 गाड़ियाँ हो जाए। यार इतना कम सोच, मतलब कहाँ अल्लाह ताला ने हमें ना एक जिम्मेदारी, अच्छा पढ़ाया लिखाया है, अल्लाह ताला ने हमें खाना खिलाया है, किसी चीज़ की कमी नहीं दी है, तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हमने एक ऐसी चीज़ बनानी है, ऐसा एक बिजनेस बनाना है जो सिर्फ हमें नहीं, हद तक कि मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान को वो इनेबल करे, इतना एक्सपोर्ट करे, ना कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ताकि वो डॉलर पाकिस्तान लेके आए और पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट है उसमें साथ दे। आज मैं वो देखता हूँ कि इजराइल जो है वो किस वजह से इतना ब्लैकमेल करता है, पावरफुल है, क्योंकि वो दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि हम कहते हैं इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऐसा ना हमारे पे एटम बम में हम फाड़ दें। तो मुझे ये लगता है कि हमारी सिर्फ इम्पोर्टेंस ना, इस वक्त कोई प्रोडक्ट तो हमारी है नहीं, कोई दुनिया में किसको फायदा पहुंचा रहे हैं हम अपने, वो लोगों को यही नुकसान है, कहीं ये फट गया तो हमारा मसला ना हो जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें एक वो आइडियोलॉजी पे काम करना है कि हम एज अ मुस्लिम एंटरप्रेन्योरल मुल्क जाना जाए पाकिस्तान, कि यार इसने एक ऐसी कंपनी बनाई कि जो दुनिया में उसका नाम है और एक वो ट्रस्ट बेस्ड ऐसा ब्रांड है कि वो हमारे लोगों की ग्रोथ के लिए भी काम कर रहा है, मुल्क के भी ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। और फिर देखें पैसा क्या है यार, कितनी 4 रोटी खा लेंगे, 6 रोटी खा लेंगे, वो शुरू में होता है यार पैसा 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 पैसा, उसके बाद से फिर वो एक ही बात हो जाती है चीज़, कितनी आप क्या एक दिन में कोई 10 गाड़ियों में घूम लोगे। मगर जब आपका विजन बड़ा होता है तो आप फिर बड़ा काम कर सकते हो, और सोच ही आपकी छोटी होगी जी मैंने एक बंगला बनाया, जिस दिन वो बंगला बन जाएगा आप बोलोगे बस यार अब मैं सुकून करूंगा, डिप्रेशन शुरू, और फिर डिप्रेशन शुरू। तो बात ये है कि कंटिन्यूस जो है ना, वो आपने ये नहीं देखना, वो ग्रोथ की तरफ जाना है। आज हमने ये कर लिया तो भाई आज सिंध में हमारा बिजनेस बढ़ गया, पंजाब नेशनल लेवल बढ़ाना है, फिर इंटरनेशनल, फिर कॉन्टिनेंट वाइज एशिया में हमारा जाना है, फिर फलाने अफ्रीका में एक्सपेंड करना है, ताकि एक ऐसा इदारा हो जो मुल्क की इकोनॉमी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रोथ दे, मैं ये समझता हूँ। तो ये एक विजन है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और इसकी इंटरप्रेशन आपको जल्द
इंशाल्लाह मिलेगी। हम दीगर ममालिक में एक्सपेंड कर रहे हैं इंशाल्लाह, और पाकिस्तान का वहाँ नाम भी रोशन करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। बस जाते जाते आपने कहते हैं ना कि हमारी ऑडियंस को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो बिल्कुल लास्ट आपका मैसेज है ना वो किसी के दिल में उतरेगा और कोई काम कर जाएगा ज़बरदस्त। तो आप 25 से 40 साल तक की ऑडियंस है, अच्छा, क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक तो मैं मैसेज ये दूंगा कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इज़ अ मस्ट। हाँ, वो हम एक मिसाल देखते हैं ना, यार इस फलाने ने पढ़ा नहीं मगर वो इतना आगे निकल गया, मगर वो उसकी जो आगे बढ़ने की कैपेसिटी थी ना वो 100x थी, और वो 10x बढ़ा जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है। अगर वो पढ़ लेता तो 100x। पढ़ाई एक मैं समझता हूँ किसी भी लेवल की पढ़ाई वो आपने ज़रूर करनी है, ग्रेजुएशन करनी है। इसके बाद कहीं एक जिस कंपनी का आपको बिजनेस करना है, जो चीज़ करनी है, अब उस कंपनी में थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए जॉब करें। सही। उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम खुद गलतियां कर करके सीखते हैं, वो सीख चुके होते हैं, जो हमें आगे अपनी जर्नी के लिए आसानी होती है। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि हम हर बंदे की ना एक ख्वाहिश होती है कि जी यार मेरी अपनी कंपनी हो, जी मैं फाउंडर हूँ। हमें उस चीज़ से ना निकलना होगा। हमें एक अंडर वन रूफ अपनी कैपेबिलिटीज़ मिला के, वो कहते हैं ना वो हकीम लुकमान की एक नसीहत अपने बच्चों को, वो एक बच्चों को जब बुलाते हैं कि यार एक लकड़ी लाओ और वो उसको तोड़ो, वो टूट जाती है। वो कह रहा 4 लकड़ियाँ लाओ तो उसको तोड़ो, वो नहीं टूटती। तो वो कोलैबोरेशन, अब 10-10 करोड़ की 10 कंपनियां बनाओ, इससे बेहतर है 1000 करोड़ की एक कंपनी बनाओ। मैं ये समझता हूँ, ताकि मिल मिला के फाउंडर्स पे भी एक मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी है कि आप जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपको लगता है कि यार वो कोई उस लेवल की ग्रोथ अपना काम कर सकते हैं, उनको अपने साथ ही मिलाएं। कोई इस तरीके की सूरत बना के जो कि उसमें ये बेटरमेंट है, फिर जाके ये कंपनीज हमारी बड़ी होंगी। और इंशाल्लाह बच्चों जो नए वो कर रहे हैं तो उनको भी रिस्पेक्ट हो सीनियर्स की और उनसे सीखने की, उससे नीयत से जाएं तो मुझे ये लगता है कि एक अच्छा एक वो बनेगा बिजनेस पाकिस्तान के हवाले से। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस पॉडकास्ट को कंप्लीट किया। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की मजीद वीडियोस और पॉडकास्ट आप तक पहुंचते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें बताइएगा कि हम किस तरीके से अपने पॉडकास्ट को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा इम्पैक्ट मिले, ज़्यादा फ़ायदा हो। हमें आप बताइएगा कि हम किन लोगों को अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं ताकि उनकी ज़िंदगी से हमें सीखने को मिले। और आखिर में इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ या कम से कम किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है ये पॉडकास्ट उसकी ज़िंदगी तब्दील होने में बहुत अहम किरदार अदा करे। अगर आप एक इम्पैक्टफुल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा umairmalikaman.com। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। नंबर 1 इज़ हमारा इम्पैक्टफुल लाइव प्रोग्राम जो कि 16 सेशंस पर होता है। ये मेरा और आपके साथ 1-to-1 सेशंस के ऊपर ये प्रोग्राम होगा जिसमें मैं और आप डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो 4 से 6 महीने लगते हैं इस प्रोग्राम में और इससे हमने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसफॉर्मेशंस देखी। नंबर 2, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं 16 सेशंस का कमिटमेंट करूं, तो आप 4 सेशंस भी हमारे साथ कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो आप हमारा इम्पैक्टफुल लाइफ कोर्स कंज्यूम कर सकते हैं। नंबर 4, आप मेरी किताब को पढ़ सकते हैं। नंबर 5, आप इस इम्पैक्ट कास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस किस्म के मजीद फ्री कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। और ये सब इसलिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें।